My name is Rita Jain and guest lecturer in Government GSD PG College Palo। और आज मैं एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए एक लेक्चर तैयार किया है मैंने, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे यूनिट 3 का। ये मेरा आप लोगों के लिए फर्स्ट लेक्चर है। तो उसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो कोई भी उत्पाद जो मार्केट में आता है तो उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, कैसे वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के बाद किस तरीके से उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है किसी भी वस्तुओं को लेकर। ये प्रिंसिपल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है यूनिट 3 का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, किसी भी मनुष्य है या किसी का जीवन है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु का जीवन जो होता है वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य के में आती है बाल्य अवस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और प्रौढ़ अवस्था आती है, उसके बाद वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी मनुष्य के जो जीवन है उसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। तो उसी प्रकार से एक उत्पाद है, उसके भी जीवन में कई प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। उसी को हम बोलते हैं उत्पाद जीवन चक्र, मतलब होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे मनुष्य के जीवन में कोई उनका जीवन निश्चित नहीं होता, कब वो जन्म लेगा कब उसकी मृत्यु होगी, ये सब इसका कोई जीवन कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन ये निश्चित होता है कि जैसे अगर वो अभी बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था को पूरा करने के बाद वो कौन सी अवस्था में पहुंचेगा, किशोरावस्था में। किशोरावस्था पूरी होगी तो वो युवावस्था में पहुंचेगा। युवावस्था पूरी होने के बाद वो वृद्ध प्रौढ़ अवस्था में जाएगा। प्रौढ़ अवस्था पूरी होने के बाद वो जाता है वृद्धावस्था में। उसी प्रकार से जो कोई भी उत्पाद है उसकी भी बाजार में उसकी भी मार्केटिंग में धीरे धीरे क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और वृद्धि होने के बाद वो एक चरम सीमा, इस चरम सीमा के पास पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे पतन और अप्रचलन की अवस्था में जो है वो पहुंच जाता है और उसका जो जीवन एक बार अंत में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है वैसे उत्पाद की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से और मनुष्य क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद वो दूसरे वापस फिर से जन्म लेता है। उसी प्रकार से जो है वो कोई भी उत्पाद वापस क्या है नए रूप में अपना क्या करता है, जन्म लेता है। इस प्रकार से यही जो क्रम है वो उसका क्या कहलाता है, उत्पाद का जीवन चक्र कहलाता है। तो अपन जीवन चक्र की जो है विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों ने जो है जीवन उत्पाद की जीवन चक्र को अलग अलग स्थिति में बताया है। किसी ने 4 ही स्थिति बताई है, किसी ने 5 स्थिति बताई है और किसी ने 6 स्थिति बताई है। तो अपन ने सभी वैज्ञानिकों सभी विद्वानों की अवस्थाओं को मिलाकर के अपने 6 स्थिति तैयार की है। ये आप जो देख रहे हैं वो उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं से होकर के एक उत्पाद को क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। एक OA अक्ष है जिसमें विक्रय का परिमाण है, जिसमें वस्तुओं का जो है विक्रय जो है मार्केटिंग जो है वो बढ़ रहा है। और एक तरफ है समय, उस वस्तु का विक्रय जिस उत्पाद का विक्रय किस तरीके से स्थिति में पहुंचता है, ये आपको O भी रेखा में दिख रही है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे प्रस्तुतिकरण। ये जो है उत्पाद चक्र की जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में होता है किसी भी उत्पाद को बाजार में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रस्तुतिकरण मतलब उत्पाद को बाजार में क्या करना, प्रस्तुत किया जाता है। ग्राहकों को मतलब उससे परिचित कराया जाता है कि जो ये वस्तु है वो किस प्रकार की है। और उस समय क्या होता है कि जो ग्राहक है वो खरीदने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि उसके बारे में उनको क्या रहता है, नॉलेज नहीं होता है। तो इस अवस्था में जो है लाभ भी क्या होता है, कम होता है। क्योंकि जब उपभोक्ता उसको खरीदेंगे ही नहीं तो क्या होगा, वस्तु बिकेगी क्या, नहीं बिकेगी तो उसका मार्केट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और एकदम जोखिम पूर्ण अवस्था रहती है। अगर अपन वस्तु को मार्केट में प्रवेश करवा रहे हैं, मतलब वो कैसी होगी, कैसा कंज्यूमर का बिहेव होगा, ये अपन अभी उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। तो ये एक पूरा जोखिम पूर्ण अवस्था होती है। क्या होता है कि कई उत्पाद तो ऐसे होते हैं कि इस कंडीशन में आके क्या हो जाते हैं, वहाँ पर आके ये फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था।
अगर कोई उत्पाद जो है प्रस्तुतिकरण की अवस्था को क्रॉस कर लेता है, सफल हो जाता है, तो वो दूसरी अवस्था में पहुंचता है जिसका नाम है विकास की अवस्था। इस विकास की अवस्था में क्या होता है, मार्केट जो उसका क्या होता है, बढ़ता है, मतलब विक्रय में क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है। और इस अवस्था में विक्रय होने के साथ साथ लाभ में भी क्या होती जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि उपभोक्ता उस वस्तु के आकर्षित हो जाते हैं खरीदने के लिए और बाजार में भी प्रवेश करते हैं और वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इस अवस्था में अपने को ज्यादा जो है विक्रय संवर्धन करने की आवश्यकता है नहीं पड़ती है। इसके बाद जब विकास की अवस्था पूरी होती है तो तीसरी अवस्था आती है परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में विक्रय जो है वो जारी रहता है, जैसे सेकंड अवस्था में है वैसे ही थर्ड अवस्था में भी विक्रय क्या होता है, विक्रय में वृद्धि। ये देखेंगे आप, ये विक्रय में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी विक्रय में वृद्धि क्या है, जारी हो रहा है, पर उतनी तेज गति से वृद्धि नहीं हो रहा है जितने की फर्स्ट अवस्था से सेकेंड अवस्था में जितनी तेज गति से वृद्धि हुई थी उतनी वृद्धि थर्ड अवस्था में नहीं होती है। इसमें केवल बाजार में प्रवेश के कारण क्या हो जाती है, विक्रय में, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि और जब फर्स्ट अवस्था में पहुंचे थे तब कोई मार्केट में नहीं था, लेकिन जब अपन जैसे तीसरी अवस्था में पहुंचे वैसे ही क्या हो गया, बहुत सारे लोग मार्केट में प्रवेश कर लिए, इसलिए उस उत्पाद के जो प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने से विक्रय इसमें क्या हो गई, कमी आ गई। इसके बाद अपन देखेंगे चौथी अवस्था, जो कि किसकी अवस्था है, संतृप्ति की अवस्था है। संतृप्ति की ये अवस्था उस अवस्था में होती है जब क्या है, अपना माल जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया है, मतलब ऐसा होता है, हाँ अब हमने लाभ कमा लिया और अपना क्या हो गया, काम पूरा हो गया, ये है संतृप्ति, मतलब सैचुरेशन की अवस्था है। ये उस समय तक बनी रहती है जब वस्तु में कोई दूसरा उसका स्थानापन्न वस्तु नहीं है। अगर स्थानापन्न वस्तु जैसे ही आता है तो पांचवी अवस्था स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं पतन की अवस्था। पतन मतलब डिक्लाइन की अवस्था है ये। इस अवस्था में वस्तु के जो उत्पाद है उसका विक्रय क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्थानापन्न वस्तु जो है प्रवेश उन्होंने कर लिया है। और विक्रय में कमी के कारण से यहाँ इस पतन की अवस्था में किसी भी व्यापारी को क्या करना पड़ता है, उसके लिए किसी भी उत्पादक को उसके लिए नवीन सुधार करने पड़ते हैं, नई प्रतिस्पर्धा का प्रवेश इसमें हो चुका है, तो उसमें नए और स्थानापन्न वस्तु और मतलब माल में जो है प्रोडक्ट में और इम्प्रूव करने की उनको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। पतन की अवस्था के बाद जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं अप्रचलन की अवस्था। अप्रचलन मतलब अपसोलेंसी ऑफ डेथ, या डेथ की अवस्था बोल सकते हैं। जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है उसी प्रकार से उस वस्तु का अपन मृत्यु मान सकते हैं। ये उत्पाद की अंतिम स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बिक्री एकदम वस्तु की बिक्री एकदम नहीं के बराबर हो गई है, क्योंकि वो सारी चीजें सभी लोगों के पास हो गई है, तो उस वस्तु को कौन खरीदेगा, है ना। तो ये बिक्री के नहीं के बराबर हो जाती है और इसमें लाभ की भी संभावना एकदम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनको वस्तु को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्रचलन अवस्था में त्यागना पड़ता है, मतलब वो वस्तु का उत्पादन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और वस्तु का जितना उत्पाद था उसको बेच के क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यदि निर्माता जो है पतन की अवस्था को रोकने में असमर्थ रहता है तो धीरे धीरे वस्तु की मांग को बिल्कुल क्या कर देता है, समाप्त हो जाती है और अप्रचलन की स्थिति में पहुंच जाता है, और मतलब कि अंततः उसकी स्थिति क्या हो गई है, मृत्यु की ओर बढ़ गई है। तो ये है पूरी एक उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्था। अब इस जीवन चक्र में जो है कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो उस जीवन चक्र को जो विस्तार है उसको अपने को बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी उत्पाद, जैसे मनुष्य अजर अमर है क्या, नहीं है, उसी प्रकार से कोई भी उत्पाद का जो जीवन चक्र है वो अमर नहीं है, ये अमर नहीं रह सकता, इसकी मृत्यु होना क्या है, तय है। लेकिन अगर उसको अपन को अमर तो नहीं बना सकते, लेकिन जो इस पतन की अवस्था अप्रचलन की स्थिति में पहुंचे है वहां तक अगर अपने को नहीं पहुंचाना है तो अपने को कहाँ तक रोकना पड़ेगा, परिपक्व और संतृप्ति की अवस्था में ही उसको क्या करना पड़ेगा, उसको और अच्छा बेटर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि जो उत्पाद के जीवन चक्र का अगर अपने को विस्तार करना है, बढ़ाना है, तो अपने को क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, उत्पाद में संशोधन। सबसे पहला पॉइंट है उत्पाद संशोधन।
उस वस्तुओं के उस उत्पाद को क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके जीवन चक्र की कौन सी अवस्था में करेंगे, परिपक्व और संतृप्ति, ये दो ही अवस्था अपने पास रहती है जिससे पतन की ओर आगे जाने से अपन उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर विक्रय में कमी को रोकना है अपने को, तो उत्पाद में क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट हो सके और उस वस्तु को क्या कर सके, खरीद सके। उसके बाद दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, नवीन बाजार, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को जो है वो दूसरे मार्केट में अपन भेजेंगे। भाई अगर वो वस्तु ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बिक रही है तो अपन उसको कहाँ लाएंगे, शहरी क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे। नए और दूसरे बाजार का क्या करेंगे, मतलब सोचेंगे कि भाई अगर शहरी क्षेत्र में नहीं बिक रहा है तो उसको क्या करें, ग्रामीण क्षेत्र में लाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में उसकी वस्तु क्या है जो पतन की अवस्था तक ना पहुंच जाए। या तो अपन एरिया को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे भारत जो है अपना माल मान लो चीन को बेच रहा है, तो चीन से हटा के उसको क्या करे, जापान में भी क्या करे, अपनी वस्तु को क्या करे, प्रवेश कराए। तो इस प्रकार से नए बाजार की खोज करके भी उसके पतन की अवस्था को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपने उत्पाद चक्र को क्या कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है, तीसरा अपन क्या कर सकते हैं, नवीन उपयोग, न्यू यूज करना। उस वस्तु को कैसे अपन नवीन उपयोग करके पतन की अवस्था में जाने से बचा सकते हैं। नवीन उपयोग में इसका मतलब ये है कि एक उत्पाद के नवीन उपयोग खोज कर उसके विक्रय में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, उसको पतन की अवस्था में जाने से रोक सकते हैं। नए उपयोग के विकास के कारण जो है कुछ नए ग्राहक भी क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदने लग जाते हैं और उस वस्तु का विक्रय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही है नवीन उत्पाद क्या क्या करना, विकास करना। इसको अपन मैं ये वाले पॉइंट को और अलग से आपको डिटेल में बताऊंगी, जिसमें अपन पढ़ेंगे नवीन उत्पाद विकास, न्यू प्रोडक्ट जो है अगर मार्केट में आता है तो उसका अपन डेवलपमेंट कैसे करेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये नेक्स्ट एक टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। ये भी हमारे थर्ड यूनिट का ही पार्ट है। तो इस तरीके से अपन ने आज देखा उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्था, और जीवन चक्र को पतन में जाने से रोकने के लिए अपने को 3 प्रकार के काम करने हैं। पहला उत्पाद में संशोधन करना है, दूसरा नवीन बाजार में उसको प्रवेश करा सकते हैं और तीसरा उसका नवीन उपयोग करना। इस प्रकार से उत्पाद के जीवन चक्र का क्या होगा, विस्तार होगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक उत्पाद के जीवन चक्र को कौन कौन से ऐसे तत्व प्रभावित करते हैं जिससे कि वो जो है घटक ऐसे हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट आएगा इसमें उत्पाद के जीवन चक्र को प्रभावित करने में, पहला है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तनों की गति, यदि हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करें, नए आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके जो है अपने जो उत्पाद के जीवन चक्र है उसको क्या कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं और उसको पतन में जाने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आजकल जितनी नई टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, जितना बढ़ते जा रहा है उतना ही देश क्या कर रहा है, विकसित राष्ट्र की ओर क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और उनके उत्पादों का जीवन चक्र क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, वो पतन की अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार से अपन तकनीकी परिवर्तनों की गति को जितनी तेज से बढ़ाएंगे उतना ही जीवन चक्र क्या होगा, उसका छोटा होगा। इसके बाद ये दूसरा बाजार स्वीकृति की गति। अब चाहे तो पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। दूसरा है बाजार स्वीकृति की गति। बाजार स्वीकृति की गति का मतलब यह है कि उपभोक्ताओं को जो नवीन उत्पाद है उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति, मतलब बाजार की स्वीकृति, उपभोक्ता जितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, स्वीकार करेगा, उतना ही अपना उत्पाद जो है ज्यादा मार्केटिंग उसका होगा और जीवन चक्र उतना ही क्या होगा, उसका
छोटा होगा। मतलब बाजार उपभोक्ता की उसकी आर्थिक स्थिति, उसका रहन सहन कैसा है, वहाँ के उपभोक्ता की आय कैसी है, उसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, अपनी वस्तु के मार्केटिंग का जो जीवन चक्र है उसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रतिस्पर्धी प्रवेशों की स्थिति। प्रतिस्पर्धी प्रवेशों की स्थिति। तीसरा है प्रतिस्पर्धी प्रवेशों की स्थिति। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिस्पर्धी जो है, अपने प्रतिस्पर्धी वो जो अगर प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी हमारे उत्पाद के जीवन चक्र को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धी आएंगे तो अपनी जो बाजार की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और बाजार में प्रवेश करके अपने जो उत्पाद का जीवन चक्र है उसको अपना क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो उनको अपने को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, जिससे अपन अपने उत्पाद का जो जीवन चक्र है उसको क्या कर सकेंगे, छोटा कर सकेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आर्थिक शक्तियाँ। आर्थिक शक्तियों का मतलब ये है, आर्थिक शक्ति मतलब होता है जैसे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कितनी है, कितना खरीद सकते हैं, मुद्रा की पूर्ति कितनी है, मुद्रा की मांग कितनी है, मूल्य का स्तर कितना है। तो ये सारी शक्तियाँ भी क्या कहते हैं, उत्पाद के जीवन चक्र को छोटा करने में अपने को सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जोखिम वहन करने की क्षमता। जोखिम वहन करने की क्षमता है, जैसे कोई भी व्यवसाय है या कोई भी उद्योग है, वो अगर उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता जितनी ही अधिक होगी तो उसका उत्पाद का जीवन चक्र क्या होगा, अधिक होता जाएगा, और उत्पाद का जीवन चक्र क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसमें वहन करने की क्या उनकी क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र को ये पांचों तत्व क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे हम अपने उत्पाद के जीवन चक्र को क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। छोटा स्थिति में लाना है, पतन की ओर नहीं बढ़ाना है, तो ये सारे तत्वों को ध्यान में क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। अब अपन देखते हैं कि उत्पाद के जीवन चक्र का विपणन में क्या महत्व है, क्यों अपन उत्पाद के जीवन चक्र को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, इसके महत्व या इसकी उपयोगिता को जानते हैं। सबसे पहला महत्व है इसका पूर्वानुमान। पूर्वानुमान उपकरण के रूप में है। उत्पाद के जीवन चक्र से हम क्या कर सकते हैं, प्रबंध को कर सकते हैं। जो प्रबंध के अपने मेन 5 सिद्धांत हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण करना, यही जो है विपणन के प्रबंध में भी यही आएगा कि उत्पाद के जीवन चक्र में पूर्वानुमान, जो जीवन चक्र है वो है पूर्वानुमान लगाने में क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि इससे अपने को पता चलता है कि भाई अगर हमारी स्थिति परिपक्व अवस्था में पहुंच गई है, संतृप्ति की अवस्था आ गई है, तो हम निश्चय ही कहा जाएंगे, पतन की अवस्था की ओर बढ़ेंगे। तो ये अपने को पहले से ही पता चल गया कि हाँ भाई हमको पतन की ओर जाना है, तो अपन इसका क्या करेंगे, पूर्वानुमान करके पतन में जाने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर दूसरी अवस्था आती है नियंत्रण के रूप में है। इसका महत्व जो है वो किसके रूप में है, नियंत्रण के रूप में। लेकिन नियोजन और नियंत्रण दोनों ही प्रबंध का मुख्य आधार है। बिना नियोजन के नियंत्रण नहीं, और बिना नियंत्रण के नियोजन नहीं हो सकता है। तो नियंत्रण जो है किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र का नियंत्रण के रूप में क्या होता है, ये अपने को सहयोगी साबित होता है। जैसे मान लीजिए कि एक उत्पाद है और एक अच्छा उत्पाद है, और उस उत्पाद जो है प्रस्तुतिकरण की अवस्था में पार कर लिया, उसको लगभग मान लो 2 माह का समय लग गया। अब यदि कोई नई वस्तु इस अवधि में प्रस्तुत कर ली है और उसको पार नहीं कर पा रहा है, तो जो उत्पादक का जो प्रबंधक होगा तो वो ये निर्धारित कर सकता है कि क्या उस उत्पाद के लिए नया नियम बनाना चाहिए, क्या उसको नई रीति बनानी चाहिए,
या वो उत्पाद को विकास की अवस्था में पहुंचा सकता है कि नहीं, ये सारी चीजों का कंट्रोल जो है वो एक उत्पादक प्रबंधक कर सकता है। तो ये ही उत्पाद चक्र का बनाने का, समझने का अपना यही महत्व है। अपने को प्रबंधक को नियंत्रण के रूप में, नियोजन के रूप में सहायक है। फिर तीसरा पॉइंट है नवीन उत्पादों का विकास। नवीन उत्पादों का विकास मतलब ये है, जिस प्रकार मनुष्य कभी अमर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उसी प्रकार से उस वस्तु का उत्पाद भी कभी अमर नहीं है। तो उत्पाद जो है नाशवान है, ये तो अपन जानते हैं कि वस्तु का नाश होना ही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, नए, मालूम है इस वस्तु का नाश हो गया, तो अपन नए वस्तु के उत्पादन का विकास क्या है जल्दी कर सकते हैं, और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, और उसको पतन जाने से रोक सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विपणन कार्यक्रम बनाने में भी अपने को क्या मिलती है, इसमें सहायता मिलती है, मार्केटिंग प्रोग्राम। इससे अपने को जो है विपणन कार्यक्रम बनाने में भी सहायता मिलती है। अलग अलग अवस्था में किस प्रकार की नीतियां बनाना है, किस प्रकार की कौन सी नीति अपनाई जाए, क्या प्रयास किया जाए, और उसको पतन में होने से क्या कर सके, रोक सके। इस प्रकार से जो है इसका महत्व तो आप समझ ही चुके हैं कि जीवन चक्र का कितना महत्व है। लाभों में वृद्धि करने में भी इसका क्या है, महत्व है। ये किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य को भी निर्धारित करने में सहायता करता है, जिससे अपन अपने लाभ में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं जीवन चक्र के माध्यम से। क्योंकि यथाशीघ्र अपन उसको विकास की ओर से और अधिक से अधिक क्या है, मूल्यों में वृद्धि करके अधिक से अधिक लाभ क्या है, अर्जित कर सकते हैं। और विपणन के लिए रीति नीति बनाने में भी क्या है, ये सहायक। विपणन की रीति नीति का आधार। तो विपणन की रीति नीति मतलब मार्केटिंग कैसे करना है, इसी के हिसाब से अपन विपणन कार्यक्रम जो है वो बना सकते हैं और हमको सहायता मिलती है। तो ये जो आज का टॉपिक था हमारा उत्पाद का जीवन चक्र, मेरे हिसाब से आपको ये जो आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि जो उत्पाद का जीवन चक्र है वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और उस अवस्था को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका महत्व क्यों है, और किन किन ये तत्वों को प्रभावित करता है। अपन नेक्स्ट क्लास में अब इसके जीवन चक्र को हमने देखा है, तो अब अपन देखेंगे कि अगर नवीन उत्पाद आता है तो उसका विकास कैसे करना है, किस प्रकार से होता है। थैंक यू।